चैट करने के लिए कॉल तो करा नहीं होगा, तो जल्दी से पॉइंट पर आओ। क्वीन कहती है मैं अपनी वो रिक्वेस्ट कैंसिल करती हूँ। और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। चिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि बॉक्सिंग क्लब में होता है, अपना हेलमेट और ग्लव उतार के बैठा हुआ रहता है और जोर जोर से सांसें भर रहा होता है। मून कहती है वैसे तुमने काफ़ी अच्छा करा सॉन्ग चिंग्यू, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगी। चिंग्यू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता है। सोच रहा होता है स्कूल को शुरू हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और कोई अभी तक वापस नहीं आई, आखिर वो कब वापस आएगी। और साथ ही वो मून से पूछने लगता है मून यहाँ क्या। तभी खुद मून आगे से बोल देती है उसने मेरे को कल बताया था, उसका मेरे पास कल कॉल आया था। और वो साथ ही कहने लगती है तुम क्वीन के बारे में बात कर रहे हो ना, मैंने उसको ईमेल करा था तो फिर उसका मेरे पास कॉल आया और उसने मेरे को बताया कि वो एक लिटिल ट्रिप पर है। सॉन्ग चिंग्यू कहता है क्या एक ट्रिप, मतलब कि वो ट्रिप खत्म करने के बाद वो वापस स्कूल में आ जाएगी। मून बोलती है चिंग्यू शायद क्वीन नहीं आएगी वापस, उसने कहा कि अब वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बारे में सोच रही है और उसके अच्छे ग्रेड्स और पैसे के साथ वो तो किसी भी स्कूल में जा सकती है जिसमें भी वो चाहे। सॉन्ग चिंग्यू उसकी ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चिंग्यू अपने इमेजिनेशन करने लगता है। दिखाया जाता है क्वीन उसके पास आती है और कहने लगती है मैं वापस आ गई चिंग्यू। चिंग्यू कहता है आखिर क्या हुआ, तुम वापस आ गई, अब तुम ठीक हो। क्वीन आगे से हाँ बोलती है और कहने लगती है सॉरी मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी और मैंने तुमको इतना इंतजार करवाया, माफ़ करना। और साथ ही वो चिंग्यू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, अब मैं यहीं रहूँगी। चिंग्यू भी शर्माते हुए कहता है ठीक है क्वीन। क्वीन शर्माते हुए कहती है चिंग्यू मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चिंग्यू बोलता है क्या, कि तभी क्वीन धुलनी होना शुरू हो जाती है और साथ ही धुआं बन के पूरा उड़ जाती है। बात देने के बाद जो वो कहना चाह रही थी और फिर फटाक से सॉन्ग चिंग्यू की आंखें खुलती हैं तो हमें पता चलता है सॉन्ग चिंग्यू सपना देख रहा होता है और वो फटाक से परेशान होता हुआ उठ के बैठ जाता है। और फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इनसेक अपने हेलीकॉप्टर में आता है सॉन्ग चिंग्यू से किराया लेने के लिए और किराया लेने के बाद उसको चेंज वापस करता है और कह रहा होता है अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे को बताओ, मैं फिक्स करवा दूंगा। चिंग्यू कहता है नहीं सब ठीक है। और साथ ही चिंग्यू इनसेक से क्वीन के बारे में पूछना शुरू कर देता है, इगुई के बारे में। कह रहा होता है बाय एनी चांस क्या वो, इनसेक कहता है क्या क्वीन वो तो मूव आउट हो गई है, ऐसा लगता है कि उसका यहाँ वापस आने का कोई भी प्लान नहीं है। चिंग्यू हैरानी से कहता है क्या वो बाहर कहीं शिफ्ट हो रही है। इंसान कहता है उसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल है, वो एक जगह पर रुक ही नहीं रही है, लेकिन वो हर दिन मिस्टर पार्क को कॉल करके बताती रहती है कि आखिर वो कहाँ जा रही है और कहाँ पर है। मुझे लगता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हमारे दादाजी शायद पूरा ग्रह ही छान मारते उसकी तलाश करने के चक्कर में। और साथ ही वो चिंग्यू से बोलता है ज़रूर तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। चिंग्यू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। इंसान बोलता है मुझे लगता है कि ये वाकई में इसी तरह से बेहतर है, वो ऑफिस जॉब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। मुझे पता है कि भागना कैसा लगता है, मुझे लगता है कि यही अच्छा होगा अगर वो सीख सके जो वो सीखना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जी सके। और वैसे भी ये उसकी लाइफ है और मुझे यकीन है कि वो खुद डिसाइड कर लेगी कि उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। चिंग्यू आगे से कुछ नहीं कहता। और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। चिंग्यू साफ सफाई कर रहा होता है। चिंग्यू सोचता है क्या ये सचमुच मेरी वजह से हो सकता है, क्या वो भटक रही है, क्या वो खोया हुआ महसूस कर रही है, क्या उसे पता नहीं चल रहा है कि वो अपनी लाइफ में क्या करे। और वैसे ये मेरी वजह से तो नहीं हो सकता, अब वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि मेरे जैसे किसी के लिए ये सब कुछ करे, शायद उसके खुद ही के कुछ प्लान्स होंगे। और फिर दिखाया जाता है छुट्टी हो जाती है। सॉन्ग चिंग्यू चलते हुए जा रहा होता है कि तभी पीछे से डेडल भी भागते हुए जा रही होती है और फ़ोन पर बातें कर रही होती है, कह रही होती है हाँ मैं जस्ट अभी अभी निकली हूँ, रास्ते में हूँ। कि तभी वो सॉन्ग चिंग्यू से टकरा जाती है। उन दोनों की नज़रें फिर के आपस में मिलती हैं एक सेकंड के लिए। चिंग्यू यहाँ पर डबल से उसे बात करने की कोशिश करता है, कहता है डेडल क्या तुम जल्दी में हो। डेडल आगे से उसे कोई जवाब नहीं देती और उसको इग्नोर करते हुए फिर से आगे की तरफ भाग जाती है, कह रहे होते हैं हाँ मैं आ रही हूँ। सॉन्ग चिंग्यू कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा खड़ा उसे जाते हुए देखता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेडल अपने घर पे पहुंच जाती है और सुबह बैठते हुए कहते हैं अरे मैं तो बहुत थक गई। और फिर तभी उसे वही किंग का फ्लैग नजर आता है जो कि क्वीन ने उसको दिया था। और फिर साथ ही वो यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है रात में उन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई थी। क्वीन ने बोला था कि मैं अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल करना चाहती हूँ। डेडल कहते हैं आखिर किस तरह का मजाक है, तुम पहले मेरे सामने रोते रोते भाग गई और उस चीज़ की रिक्वेस्ट करी और तुम ये बोल रही हो तुम पक्का मेरे साथ मजाक कर रही होगी, या मैं टोटली फाइन हूँ। क्वीन कहती है मुझे थोड़ा बुरा महसूस हो रहा है इस तरह का फेवर मांगकर। डेडल बोलती है जो भी हो, अगर तुम इसी तरह से बकवास करने वाली हो तो मैं कॉल रख रही हूँ। क्वीन बोलती है ठीक है मैंने अपनी वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है, अपना ख्याल रखना। और साथ ही इनकी बात यहीं पे कट हो जाती है और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। डेडल गुस्से के साथ उसे फ्लैग को निकालती है और मुँह से नोचना शुरू कर देती है। कहती है वो डम बिच, उसको क्या लगता है कि वो जब चाहे मेरे को ऑर्डर कर सकती है और ये क्या बकवास है। उसने अचानक से मेरे को कॉल करा और बोला कि मैं आगे बढ़ूँ और उसको ले लूँ। हाँ, और साथ ही वो गुस्से से उस फ्लैग को डबल से डैश
डस्टबिन में फेंक देती है। कह रही होती है मेरे को उसकी कोई भी परवाह नहीं है। आखिर उस विश को क्या लगता है कि बिना सोंग चिंग के मैं रह नहीं सकती, डेट्स रिडिकुलस। और साथ ही वो उसी पल को याद करने लगती है जब सोंग चिंग उसे टकराया था और बात करने की कोशिश की थी। ये याद करने के बाद डडल फिर से थोड़ी उदास से हो जाती है और कह रही होती है डैम इट, लेकिन क्यों? जब भी मैं उसके पास जाती हूँ तो आखिर मेरा दिल क्यों धड़कने लगता है। और फिर दिखाया जाता है डडल के घर पर कोई आता है और ये शायद वे राइडर है इनके शो की। कह रही होती है माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गई। उसकी मम्मी कहती है अरे कोई बात नहीं, अंदर आओ। ड्राइवर बताती है मेरा रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैंने जल्दी से उसे निपटने की कोशिश करी लेकिन एंड में सब कुछ लेट हो गया, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आने में लेट हो गई, माफ़ करना। डडल की मम्मी कहती हैं क्या एक कार एक्सीडेंट किया, तुम ठीक हो और आखिर ये कैसे हो गया था? और फिर वो उसको पूरा किस्सा सुनाने लगती हैं। और फिर जैसे ही डडल जूस लेकर आती है वो डडल से कहने लगती है हो डडल हमारी व्यूअरशिप में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ आ रही है, डेली की डेली 2% से हमारी व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है और सभी लोगों ने कहा कि इसके लिए सभी को तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए। डडल ये सुनते से खुश हो जाती है और कह रही होती है कि वाकई में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डडल की मम्मी कहती है कम ऑन, ये तो बस एक असिस्टेंट है, जरूर लोगों को शायद लोगों को कुकिंग के अंदर बनाई गई डिशेज भी पसंद आती होंगी। राइटर बोलती है वैसे मैंने इसके बारे में सोचा है, अब लोग नेक्स्ट शो में डडल के अपीयरेंस को थोड़ा स्पेशल बनाएंगे और मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए। कि तभी डडल कहने लगती है मॉम मिस मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। डडल बोलती है मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचा और अब मैं टीवी शो में आना बंद कर देना चाहती हूँ। ये सुनते से डडल थोड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है लेकिन आखिर क्यों? डडल कहने लगती है अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, बस मेरे को थोड़ा अजीब फील होता है शो करके, मैं तो अभी भी स्कूल में हूँ। राइटर बोलती है क्या हुआ डडल, क्या तुमको ऐसा मैनेज करना थोड़ा टफ लग रहा है? डडल कहती है ऐसी बात नहीं है, इतना ज़्यादा स्कूल में इसका नाम मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मुझे 2 महीने के अंदर कंपटीशन के लिए तैयारी भी करनी है और इसके अलावा मुझे तो बस एक ही बार मम्मी की हेल्प करने के लिए बोला गया था, इसलिए अब मुझे और ऐसा करना सही नहीं लग रहा है और मुझे एक निजी मामला सुलझाना है, मुझे अपना मन साफ करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अब मैं वाकई में माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पता है कि शो में मेरा होना आपको कितना पसंद है। तभी डडल की मम्मी कहती हैं मैं तुम्हें शो से होने वाली कमाई का पूरा आधा हिस्सा दूंगी। ये सुनते से डडल फटाक से मान जाती है, कहती है ठीक है। और फिर दिखाया जाता है डडल एक चिकन उड़ा कर लाती है, उसमें बहुत सारे पंचेस मारती है और फिर उसे पकड़ के बीच में से फाड़ देती है और कह रही होती है इसके बारे में क्या ख्याल है, ये मैं अपने नेक्स्ट शो में करूँगी। राइटर हंसते हुए कहती है हाँ ये काफ़ी फनी था। और फिर साथ ही वो यहाँ पर पूरी स्टोरी बताने लगती है कि कैसे परफॉर्म करना है तुमको इस चीज़ को। इससे पहले कि तुम ये कारनामा करो, शो की स्टार्टिंग ऐसी होगी कि तुम पहले शो में नहीं थे, तभी तुम्हारी मम्मी ने तुमको इमरजेंसी कॉल करा है और फिर तुमको तेजी से घर से जल्दी से स्टूडियो की तरफ भागते हुए आते हुए दिखाएंगे। डडल बोलती है क्या घर से भागते हुए? वो कहती है हाँ, जब तुम शो में नहीं होगी तो तुम्हारी मम्मी तुमको एक SMS भेजेंगी और फिर हम तुमको घर से स्टूडियो की तरफ भागते हुए दिखाएंगे। मैं और फिल्म क्रू तुम्हारे घर आएंगे और इस चीज़ की पूरी अच्छे से शूटिंग करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे यकीन है कि ये लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और फिर वो जाने लगती है, कह रही होती है आई एम रियली सॉरी कि मैं इतनी लेट आई, ठीक है फिल्म के दौरान मिलेंगे अपन, शूटिंग के दौरान। और फिर जैसे ही वो डडल के घर से बाहर निकलती है उसके पास किसी का कॉल आता है, ये उसी बंदे का कॉल आता है जिसके साथ इसका कार एक्सीडेंट हुआ था। राइटर उससे कहने लगती है अरे कोई बात नहीं वो मेरी गलती थी। अब दोनों रश में तो अपने चीज़ों को अच्छे से सेटल नहीं करा और फिर उन दोनों को एक दूसरे की बातचीत से पता चलता है कि वो दोनों आस पास है, तो फिर वो दोनों यहाँ पर मिलने का फैसला करते हैं। और राइटर कह रही होती है तुम्हें पूरे रास्ते इस चीज़ के लिए वापस आने की ज़रूरत नहीं थी। वो बंदा कहता है आई एम सॉरी जो कुछ भी हुआ, मैं बस तुमसे अच्छे से माफ़ी मांगना चाहता था। राइटर कहती है इट्स फाइन, वो तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, मेरी कार वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। और वो बंदा राइटर को केक देता है माफ़ी के तौर पर। राइटर कहती है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी और साथ ही उन दोनों के हाथ से केक फिसल जाते हैं तो वो उसे उठाने लगते हैं। और फिर इसके बाद हमें डबल से डडल के घर का सीन दिखाया जाता है। डडल के घर की डोरबेल बजती है तो डडल दरवाज़ा खोलती है, कह रही होती है मिस क्या आप अभी भी यहाँ पर हो, क्या आप कुछ भूल गई? और फिर वो साइड पर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो कहती है आखिर किसने बेल बजाई, और साथ ही दरवाज़ा बंद करके फिर किस अंदर की तरफ चली जाती है और हम देख पाते हैं यहाँ पर कोई तो खड़ा हुआ रहता है, हमें बस उसके शूज़ दिखाए जाते हैं, पैर। और फिर साथ ही यहाँ की लाइटें बंद हो जाती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में अपन को सोंग चिंगो का सीन दिखाया जाता है डबल से। बैड है में बॉक्सिंग जिम का सीन। सोंग चिंगो यहाँ पे पुशअप मारे जा रहा होता है और अपने ही सोच में डूबा हुआ रहता है, कह रहा होता है यू इडियट आके तो ये क्या उम्मीद कर रहे हैं, हाँ ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, ये बस बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है कि अब डडल तुम्हारे प्रति कोल्ड हो गई है और अब यहाँ तक कि कोई भी मेरे को नहीं देखना चाहती है। वैसे भी ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने ही चीज़ों को इतना ज़्यादा ऑकवर्ड बना दिया है, ये सारी मेरी गलती है। और वो बस पुशअप मारता जाता है। एक लड़की कहती है आखिर चिंगी और कितनी ज़्यादा पुशअप मारेगा, वो तो और भी ज़्यादा फर्ज आता जा रहा है। दूसरी
दूसरी लड़की बोलती है ऐसा लगता है कि उसने 300 से भी ज़्यादा कर ली है। मून भी नोटिस कर रही होती है चिंग्यू को और फिर दिखाया जाता है छुट्टी होती है, ये लोग जा रहे होते हैं। डडल फिर से फ़ोन के साथ लगी हुई रहती है, अपनी मोम से बातें कर रही होती है, कह रही होती है हाँ मैं रास्ते में हूँ, ठीक है मोम बाद में मिलते हैं। सॉन्ग चिंग्यू वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़ के डडल की तरफ देखता है। सॉन्ग चिंग्यू यहाँ पर फिर से डडल के साथ बातें करने की कोशिश करता है, कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम आजकल काफ़ी बिजी हो। डडल आगे से कोई जवाब नहीं देती, वो बस चुपचाप खड़ी हुई रहती है और नजरें चुरा रही होती है। और इससे पहले कि वो कुछ करती यहाँ पर म्यूंग टपक पड़ता है, कह रहा होता है अरे डडल क्या तुम घर जा रही हो? मैं अक्सर इस स्कूल के पास से गुजरता हूँ, लेकिन ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी ऐसे पर्सन से मिला हूँ जिसे मैं जानता हूँ। दिखाया जाता है डडल चिंगू की तरफ ही देख रही होती है और फिर साथ ही वो फटाक से म्यूंग के साइकिल पे बैठ जाती है, कह रही होती है म्यूंग क्या तुम मेरे को घर तक छोड़ दोगे? म्यूंग कहता है श्योर क्यों नहीं। डडल चिंगू के सामने म्यूंग को कस के पकड़ लेती है, बोलती है चलो मैं तैयार हूँ, और वो दोनों चले जाते हैं साइकिल चलाते हुए। जबकि सॉन्ग चिंगू वहीं पे खड़ा रह जाता है कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। कार के अंदर से दो लोग निकलते हैं, इनमें से एक को तो आप पहले से ही जानते होंगे, ये वही बंदा है जिसके साथ फाइट हो गई थी क्वीन की, और ये क्वीन का फैन निकला था। वो गैराज के अंदर फाइट जोनाथन का किस्सा आ गया होगा याद। तो दिखाया जाता है ये सॉन्ग चिंगू को देखकर खुश हो जाता है, कह रहा होता है सॉन्ग चिंगू फाइनली तुम मेरे को मिल ही गए। और इसके साथ एक और बंदा होता है, कह रहा होता है यहीं पर आओ हमें तुम्हारे साथ बात करनी है। वो चिंगू से पूछता है क्वीन आजकल दिखाई नहीं दे रही है, आखिर क्या हो गया है? चिंगू कहता है आगे तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे को कैसे पता होगा? वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कह रहा होता है जब से वो अपने बिजनेस के काम से बाहर गई है तब से वो वापस ही नहीं लौटी है। और साथ ही उदास होते हुए कहता है हम उसको पूरा वर्क शेड्यूल देख चुके हैं, लेकिन वो यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं आ रही है, हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। चिंगू कहता है वाओ इम्प्रेसिव, तुम लोग तो वाकई में एक स्टोकर की तरह हो। स्टोकर वर्ड सुनते से ही वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है, कह रहा होता है क्या स्टोकर जरा जबान संभाल के बात करो, हम बस उसके सपोर्टर हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए हम बस उसके शेड्यूल को एनालाइज करते हैं। पीछे वाला बंदा कहने लगता है एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर हमें उसके फैंस की मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और ये वाकई में हमारे लिए काफी ज्यादा अपमानजनक है यंग मैन। हमको इनके उस तरह के डरावने नकली फैंस नहीं है, और वैसे भी उस तरह के नकली फैंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वो बंदा भी चिल्लाते हुए कहता है हम लोग को इनके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा कंपैरिजन किसी स्टोकर के साथ करने की? चिंगू कहता है माफ करना मैं तो बस मजाक कर रहा था, और मैं भी श्योर नहीं हूँ कि क्वीन आखिर कब तक वापस आएगी। और वो बंदा कहता है सो चिंगू जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर क्वीन का तुम्हारे पास कॉल आता है फिर क्वीन के बारे में कुछ भी पता चलता है तो प्लीज हमें कॉल करके बता देना। चिंगू कहता है जरूर। वो सॉन्ग चिंगू को अपना नंबर दे देता है और जाके गाड़ी में बैठ जाता है, और जाने से पहले बोलता है चिंगू प्लीज हमको कॉल करके जरूर बता देना। चिंगू कहता है ठीक है, और फिर साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। और चिंगू उनकी बातों के बारे में सोचता है और नंबर देखते हुए सोच रहा होता है अगर मेरे पास उनका कॉल आता है तो, और साथ ही वो कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो मेरे को पहले कॉल करेगी। और फिर इसके बाद हमें डडल का सीन दिखाया जाता है। डडल कहती है तुम्हारा राइड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं घर आसानी से आ गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी वजह से उस रास्ते से नहीं गुजरोगे। वो कह रहा होता है तुम परेशान मत हो, वैसे भी मैं उसी रास्ते से जाता हूँ। और साथ ही म्यूंग पूछने लगता है क्या वो लड़का जो पास में खड़ा था क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? ये सुनते से डडल घबरा जाती है, कह रही होती है व्हाट, आगे तुम्हें क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब वो तो बस एक ऐसा लड़का है जो कि मेरे स्कूल में जाता है और मैं उसे बस थोड़ा बहुत जानती हूँ। म्यूंग कहता है कोई बात नहीं, और आगे तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो, चलो जाने दो, और वेल अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। डडल कहती है लेकिन ओके तुम भी अपना ख्याल रखना। म्यूंग कहता है अरे हाँ मेरे को याद आया, जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि तुमने पिछली बार मेरे लिए रामेन बनाया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मम को धन्यवाद देने के लिए गिफ्ट लेकर आना चाहिए। म्यूंग कहता है ये कुछ खास नहीं है, ये बस सीवीड है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? मेरे दादा दादी नेचुरल सीवीड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमारे घर पर बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम कुछ लेकर आऊँगा। डडल बोलती है मुझे पता है कि सीवीड क्या होता है, मेरी मम अक्सर इसे खाना पकाने के लिए यूज़ करती हैं। म्यूंग बोलता है अरे मैं तुमको ये पहले बताना भूल गया था, तुमने जो रामेन बनाया था उसको खाकर मेरे को बहुत ही मज़ा आया, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, तुम वाकई में काफ़ी टेस्टी खाना बनाती हो, और जब भी मैं और मेरा भाई खाना बनाते हैं तो हम लोग तो हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। डडल अपने खाने की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, कह रही होती है क्या वाकई में जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए फ्रिगे से बनाऊंगी। वो उसको बाय कहते हुए जाने लगता है, तभी डडल उसको आवाज़ देते हुए कहती है एक्चुअली मेरे घर पर अभी कोई भी नहीं है, तो जाने से पहले कुछ रामेन खाने के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते से म्यूंग एकदम चौंक जाता है और हैरानी से डडल की तरफ देख रहा होता है। डडल भी एकदम चौंकी हुई रहती है, उसे भी रियलाइज होता है कि उसने ये क्या बोल दिया, तो वो फटाक से उसके सामने झुकती है और कहती है अपना ख्याल रखना, गुड बाय कहते हुए शर्माते हुए वहाँ से फटाक से भग के चली जाती है। वो बस खड़ा हुआ उसे जाते हुए देखता है। डडल घर पर पहुंचकर बिस्तर पर लौट-पोट होना शुरू हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मेरे को अपना माइंड क्लियर करने की जरूरत है, ये क्या हो गया था मेरे को, आखिर मैंने उसे ऐसा क्यों कहा कि घर पर कोई भी नहीं है, आखिर मैं ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो गई थी उसको इन्वाइट करने के लिए, मैं तो एक नंबर के पागल हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। और साथ ही वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और शर्माते हुए कहती है मैं तो वाकई में टोटली एकदम बियर्ड हो गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा अजीब, और साथ ही वो कुछ सोच के शर्माना शुरू कर देती है।
और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है, कुकिंग क्लासेस का सीन दिखाया जाता है। चश्मे वाले ने एक लंच बॉक्स तैयार किया होता है और उसने उस लंच बॉक्स के ऊपर हैंसन की शक्ल बना दी होती है और वो हंसते हुए कह रही होती है, वाओ मैंने इसे कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, ये बिल्कुल हैंसन की तरह दिख रहा है। और फिर वो लंच का डब्बा लेकर चलने लगती है और कह रही होती है, लेकिन आखिर मेरे को उसको ये चीज़ कैसे देनी चाहिए, अगर मैं किसी पर्सन को देती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करेगा। और फिर तभी उसे जिंगू नज़र आ जाता है। वो कहते हैं, अरे जिंगू, और साथ ही खुश होते हुए उसके पास जाने लगती है। कह रही होती है, जिंगू माय फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। जिंगू, क्या तुम अभी भी वर्कआउट कर आए हो? आजकल तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगे हो। जिंगू कहता है, क्या बात है? तो वो शर्माते हुए जिंगू को वही बक्सा देने लगती है। कह रही होती है, मैंने हैंसन के लिए इस लंच को बनाया है, प्लीज़ तुम इसको मेरे लिए उसको दे देना, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करके बनाया है। वो कह रहा होता है कि हैंसन ज़रूर। चश्मे वाली शर्माते हुए कहती है, और उसको ये बात भी ज़रूर बताना, जब मैं ये बना रही थी तो मेरे दिमाग में बस वो ही था। जिंगू उस लंच बॉक्स की तरफ देखता है और साथ ही कहने लगता है, तुमने इसे कहाँ बनाया? क्या कुकिंग क्लासरूम में? क्या वहाँ पर डडल भी थी? चश्मे वाले बताती है, शूटिंग की वजह से आज वो स्कूल नहीं आई है और मुझे लगता है शायद उसने बताया था कि उसके घर पे शूटिंग होने वाली है। जिंगू कहता है, अच्छा। चश्मे वाली बोलने लगती है, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, आजकल तुम काफ़ी अजीब ऐड करने लगे हो एक ऐसे पर्सन के तौर पर जो कि इसके बारे में क्या दो चीज़ें जानती है। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि इसके बारे में चिंता करने से कुछ नहीं बदलने वाला। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि तुम लोगों को अपनी भावनाओं से निपटने दो। जिंगू कहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें डडल के घर का सीन दिखाया जाता है। डडल कर रही होती है पढ़ाई और एकदम गुड गर्ल बन के बैठी हुई रहती है कि तभी उसके पास उसकी मम्मी का कॉल आता है। वो उठाती है, कह रही होती है, हेलो मम, क्या हो गया? मम, आपने तो कहा था कि आज अब अकेले ही जाओगी और अकेले ही करोगी। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ तो वहाँ पर स्टूडियो में कैसे आ सकती हूँ? आई गेस आप मेरी मम हो तो मैं आपको मना भी नहीं कर सकती। कि तभी उसका डैड कह रहा होता है, कट ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है यार, मैं जानता हूँ कि तुम एक्टिंग कर रही हो, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि तुम्हें फोर्स करा जा रहा है। आगे तुम यहाँ पर ऐसा क्यों दिखा रही हो कि तुम बहुत स्टडी करती हो और इतनी स्वीट तरीके से काय को बोल रही हो? डैडल भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, डैड आखिर आप मेरे को इस तरह से और कितनी बार रोकने वाले हो? हाँ, आखिर आप फिल्मिंग के बारे में जानते ही क्या हो? मैंने तो बस आपको एक कैमरामैन की तरह नाटक करने के लिए कहा था। उसका डैड बोलता है, तुम्हें कहा था मेरे से मदद करने के लिए और अब तुम इस तरह से मुझसे बोल रही हो। आज मेरी छुट्टी है और मैं यहाँ पर कैमरे की वजह इस फायर एक्सटिंग्विशर से शूटिंग करने की एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो मैं खाना छोड़कर यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम इस तरह से बोल रही हो। और मैं तो बस सुबह सुबह यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम जानते भी हो 10 घंटे प्लेन उड़ाने के बाद मैं कितना ज़्यादा थक जाता हूँ? डैडल कहती है, ऑफ कोर्स आपको अपनी बेटी और वाइफ की मदद करनी चाहिए जो कि टीवी के ऊपर आने वाले हैं, तो आखिर आप इतना ज़्यादा अनकोऑपरेटिव क्यों बन रहे हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी टीवी के ऊपर अच्छे से देखे? उसके डैड कहते हैं, ज़रा देखो वहाँ पर क्या है। डैडल मुड़ती है, बोलती है, क्या? कि तभी वो पात देता है योगा फिल्म कहते हुए डैडल के ऊपर और वो वहाँ से भागने लगता है। कह रहा होता है, जब से मैं हवाई से आया हूँ मैंने इसे बचा के रखा हुआ था। डैडल भड़क जाती है, कह रही होती है, अभी रुको पापा मैं आ रही हूँ। और फिर तभी वो चड्डी पकड़ के खींचने लगती है। कह रही होती है, रुको मैंने तुमको पकड़ लिया है, तुम और तुम्हारी गंदी पात ने मेरे को क्रेजी कर दिया है, मैं नहीं छोड़ने वाली आज आपको। उसका पापा घबरा जाता है, कह रहा होता है, बेटा आगे तुम ये कर क्या रही हो? डैडल गुस्से के साथ कहती है, आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, आज मैं तुम्हारे पिछवाड़े को ग्लू से चिपका दूंगी। उसका डैड कहता है, स्वीट जरा एक मिनट तो रुको, टाइम आउट। डैडल गुस्सा करते हुए कहते हैं, आखिर टाइम आउट से क्या मतलब? उसका डैड रोते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अपने डैड के साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कर रही हो? फिर तभी डोरबेल बज जाते हैं डिंग डोंग करते हुए। उसका डैड कहता है, लगता है कि कोई आ गया, ये ज़रूर वही शूटिंग वाले होंगे, तो चलो चल के दरवाज़ा खोलते हैं। और फिर ये लोग जाके दरवाज़ा खोलते हैं। कैमरामैन कह रहा होता है, हाय क्या सब कुछ तैयार है डैडल, फिल्म करना स्टार्ट करें शूटिंग? डैडल उन्हें हाय बोलती है और डैडल का पापा कहता है, मैं डैडल का पापा हूँ, और ये सारे फिर डैडल के रूम में पहुंच जाते हैं शूटिंग करने के लिए। डैडल का डैड कहता है, मैं शो में नहीं हूँ तो मैं छुप रहा हूँ, तुम लोगों को गुड लक बेटा डैडल। डैडल पूछती है, आखिर राइडर कहाँ पर है? वो चश्मे वाला कैमरामैन बताता है, वो वहाँ सेट पर काफ़ी बिजी है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई, और ये तो बेहद ही सिंपल सीन है इसलिए उसने हम लोगों को यहाँ पर भेज दिया, तो चलो स्टार्ट करें। और ग्रीन टोपी वाला कहता है, तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ऐसे एक्टिंग करनी है कि जैसे तुम्हारे पास कोई कॉल आ रहा हो और तुम कॉल का आंसर दे रही हो, ठीक है? तुमको अपने व्यूअर्स को बिल्कुल भी ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ऐड करो जैसे तुम रेगुलर रहते हो, बस थोड़ा सा क्लमसी की तरह, ठीक है? और नर्वस होने की कोई बात नहीं। और फिर ये लोग डैडल की शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डैडल अपने डायलॉग्स बोलती है, हेलो मम, हाँ क्या हुआ? अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, आपने अचानक से क्यों बुला रहे हो? आपने तो बोला था कि चीज़ें आप खुद ही संभाल लोगी। वेल मैं आपके बेस्ट स्टूडेंट हूँ और ऐसा लगता है कि हमें पास और कोई चॉइस नहीं। और फिर दिखाया जाता है डैडल अपना सामान लेकर जाने लगती है, कह रही होती है, मैं आ रही हूँ मम्मा की मदद करने के लिए। और फिर वो जाने से पहले अपने डैड से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है, कह रही होती है, डैड मैंने आपके लिए कुछ खाना बना के रख दिया है, अच्छे से खा लेना और आराम करिएगा। डैड मन ही मन कह रहा होता है, एक नंबर की झूठी है ये, जरा देखो तो किस तरह से बिहेव कर रही है। और फिर यहाँ पर ये लोग शूटिंग रोक देते हैं। कैमरामैन कह रहा होता है, अब आप लोग शूटिंग एलिवेटर से कंटिन्यू करेंगे। और फिर ये लोग डैडल के डैड से बात करके डैडल को अपने साथ ले जाते हैं और वो बंदा कहता है, वो रही हमारी कार, चलो कार में चलते हैं। डैडल कहते हैं ज़रूर, और फिर वो सारे कार में जाकर बैठ जाते हैं।
डडल कह रही होती है कि राइडर वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी है, उसने तो कहा था कि वो डेफिनेटली आज यहाँ पर आएगी। स्टेशन वाला कहता है अचानक से उसके शेड्यूल में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए थे, जिसकी वजह से वो स्टेशन पे ही फंसी रह गई। ड्राइवर कहता है यार तुम परेशान मत हो, तुम बस हमारे साथ एकदम कंफर्टेबली होकर चलो। और फिर वो लोग गाड़ी भगाते हुए ले जाने लगते हैं। डडल रास्ता देखती है और कह रही होती है यार ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से मेरी मोम चाहती हैं। वो बंदा कह रहा होता है ये रास्ता तेज़ है, इससे आप लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। डडल मुस्कुराते हुए जवाब देती है वेल मैं जानती हूँ मेरी मोम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन डायरेक्शन में वो उतनी ही बुरी हैं। ये सुनने के बाद वो टोपी वाला भी ऑकवर्ड से हंसने लगता है। डडल कह रही होती है क्या उन लोगों ने वहाँ पर शो पे शूटिंग करना स्टार्ट कर दी होगी? मेरे को अपनी मम से पूछना चाहिए कि आज आप लोग खाने में क्या बनाने वाले हैं। आपको क्या लगता है अगर मैं कॉल करूँगी तो वो मेरा कॉल उठाएंगे, आंसर करेंगे क्या मेरे को? क्या मेरे को उनको कॉल करना चाहिए? और वो बंदा कहने लगता है शायद वो नहीं उठा पाएंगे, इसलिए बेटर होगा कि कॉल ना ही करो। डडल बोलती है ठीक है तो फिर मैं राइडर को कॉल कर लेती हूँ, वैसे भी उसने कहा था कि मैं उसे कभी भी कॉल कर सकती हूँ। और साथ ही वो अपने मोबाइल में राइडर का नंबर ढूंढने लगती है। कह रही होती है मैंने उसको अपने फेवरेट लिस्ट में सेव करा था। और वो कहती है अरे हाँ मिल गया, मैं उसको कॉल करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उसे परेशान नहीं कर रही होंगी, हो सकता है कि वो बिजी हो, क्या उसको कॉल करना ठीक रहेगा? और वेल मुझे कॉल कर देना चाहिए, मैं उससे शो के बारे में पूछ लूँगी। ये बेटर होगा कि मैं एक बार उसको कॉल करके उससे बात कर लूँ। वैसे भी जैसे मैं वहाँ पर पहुँचूंगी शूटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर तभी डडल की नज़र साइड वाले बंदे पर जाती है तो वो फटाक से डडल के मुँह पे कपड़ा लगा के उसे सुलाने की कोशिश करने लगता है। डडल कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उससे पहले वो उसको वो कपड़ा सुखा के बेहोश कर देता है। और यहाँ पर डडल का किडनैप हो चुका है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।